विद्यार्थियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, विशेषतः नेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की। लेकिन हिंदी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका सिलेबस जो है लगभग एक जैसा ही है। एक जैसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वही हिंदी साहित्य का इतिहास है जो हमें पढ़ना है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हाँ, थोड़ा सा उसका जो गंभीरता का स्तर है वो टीजीटी में और नेट में बदल जाता है। नेट के लिए हमें बहुत ही व्यापकता और गंभीरता के साथ अध्ययन करता है। टीजीटी में के लिए अर्थात सेकंड ग्रेड के लिए मैं बात करूं तो थोड़ा कम पढ़ने से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा मान्यता है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से वैकेंसी कम होती है और विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है, ऐसी स्थिति में प्रतियोगी परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए, सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमें गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। इसीलिए हम चैनल पे पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। साथ ही साथ मैं आपको यूपी पीजीटी टीजीटी के पुराने पेपर सॉल्व करवाऊंगी। अब जो विद्यार्थी यूपी पीजीटी टीजीटी देंगे, जैसे कि विज्ञापन निरस्त हो चुका है, लेकिन आएगा तो जरूर ना, वो विज्ञापन तो आएगा, वैकेंसी तो आनी है। जिन राज्यों में वैकेंसी निकली हुई है उनके विद्यार्थी इन पेपर को करें, और आगामी अधिकतर सभी राज्यों में आगामी जो कुछ समय है, कुछ महीने हैं, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है तो उसमें वैकेंसी आएंगी। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य से, आप चाहे पंजाब से दे रहे हो या आप आरपीएससी के थ्रू फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दे रहे हो, आप यूपी से भर रहे हो, छत्तीसगढ़, हरियाणा, किसी भी स्टेट से यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पेपर सॉल्व करने चाहिए। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि काव्य शास्त्र के प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं या इतिहास वाले प्रश्न गलत हो रहे हैं या व्याकरण संबंधी आपके जो त्रुटियां हैं उनको सुधार करने का प्रयत्न करें। आइए इसके अंतर्गत आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ये जो हल प्रश्न पत्र है, जैसा कि आपने देखा कि नेट के सारे पेपर हमने चैनल पे सॉल्व किए थे, उसी प्रकार यूपी टीजीटी पीजीटी के जितने भी उपलब्ध पेपर हैं मार्केट में वो सब हम क्रमबद्ध रूप से सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी टीजीटी पीजीटी की तो तैयारी हो ही जाएगी, बाकी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए भी यह प्रश्न उतने ही उपयोगी हैं। तो 2003 का ये पेपर है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद अन्य पेपर सॉल्व करेंगे। शुक्ल की पुस्तक के साथ साथ बीच बीच में हम इस तरीके के सॉल्व करते रहेंगे पेपर, ताकि हमारी प्रैक्टिस बराबर बनी रहे। पहला प्रश्न है, श्रवकाचार ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? सरहपाद, पुंड, ठाकुर शिव सिंह सेंगर और आचार्य देवसेन। तो हम सभी जानते हैं कि श्रवकाचार ग्रंथ को आचार्य देवसेन ने लिखा था सन 933 में। ठीक है, अब जिन विद्यार्थियों ने नेट के पुराने पेपर सॉल्व करे हैं उनके लिए यह प्रश्न थोड़े से सरल लगेंगे उन्हें, लेकिन सभी प्रश्न सरल नहीं है। कुछ प्रश्न सरल हैं और प्रत्येक पेपर में ऐसा होता है कुछ प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कठिन होता है। तो सही उत्तर है आचार्य देवसेन, और इसमें जो जैन साधु होते हैं ना, गृहस्थ जो होते हैं, उनके जीवन में जो नियम उन्हें पालन करते हैं, उनके धर्म का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो नोट्स में भी मैं आपको करवा चुकी हूँ और आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सही उत्तर है सिद्ध सामंत काल। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, स से सिद्ध सामंत काल और संस्कृत्यायन, इसको जोड़ने का प्रयास करें तो आप आसानी से कर लेंगे। सही उत्तर है राहुल संस्कृत्यायन। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मिश्र बंधु हैं, इन्होंने आरंभिक काल, प्रारंभिक काल इस तरीके के नाम दिए थे। राहुल संस्कृत्यायन ने इसे सिद्धों का और सामंतों का प्रभुत्व इस काल में मानते हुए सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए हैं? तो 10वीं शताब्दी में हुए हैं पुष्पदंत। ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो परमाल रासो उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के रूप में प्रसिद्ध है, अर्थात वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक काव्य है आल्हा खंड। वीर रस से युक्त यह काव्य है। परमाल जो थे उनके आल्हा और उदल नामक 2 सेनापति हुए थे, जिन्होंने युद्ध में मतलब अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया, और उन्हीं की प्रशंसा में जो चारण और भाट हैं इस आल्हा खंड को गाते हैं। परंपरागत रूप से गाया जाता है
और परमार रासों का एक खंड है यह, और परमार रासों के रचयिता हैं जगनीक। ये दोनों तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसी एक प्रश्न के माध्यम से हमने ये दोनों तीनों प्रश्नों पर विचार कर लिया। 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, स्वयंभू का रचना काल निम्नलिखित में से किससे किसके मध्य माना जाता है? तो 700 से 8वीं ईस्वी के मध्य स्वयंभू का रचना काल माना जाता है ना। अपभ्रंश के महान कवि हैं स्वयंभू। उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार का श्रेय किसे प्राप्त है? अब जो विद्यार्थी मेरे साथ रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ रहे हैं वो 1 मिनट में ही इन सब प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ऑप्शंस में सारे नहीं पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि व्यापक रूप से जब हम पढ़ चुके हैं इनको, तो फिर सही उत्तर है इसका रामानंद। भक्ति उपजी द्रावड़ी लाए रामानंद। दक्षिण भारत में जिस भक्ति का उदय हुआ था उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को प्राप्त है। और इनके कबीर, धन्ना ये आदि प्रमुख 12 शिष्य हुए हैं। अब देखिए, जो विद्यार्थी केवल टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट परीक्षा जिनको नहीं देनी है, उन विद्यार्थियों के लिए चैनल पर पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। बहुत ही छोटी सी है पुस्तक, यानी 30-35 वीडियो में 2 पुस्तकें मैंने करवाई हैं और नोट्स की फॉर्म में है, यानी कि आपको अलग से नोट्स तैयार करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक खंड को उसका अलग अलग टॉपिक वाइज उस बुक में समझाया हुआ है। अब क्योंकि वर्तमान में वो बुक आपको उपलब्ध होगी या नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वो देख लीजिए। आप किसी भी राज्य से आप टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार ये लाइन मुझे रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में इस तरीके के कमेंट करते हैं, ठीक है। एक बार बेहतर तरीके से इतिहास तैयार कर लीजिए, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है कि आप एनवीएस दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, DSSS भी देना है, या आप किस राज्य में निवास करते हैं, उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ टॉपिक या कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो हर राज्य में अलग लगी होती है, उनके अलावा बाकी सब कुछ एक जैसा ही होता है। तो गंभीरता पूर्वक आप पहले वो सरल इतिहास वाली बुक को पढ़िए। इन जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस पेपर में आगे हैं, सब के सब उस पुस्तक में दिए हुए हैं, उस पुस्तक से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। बाकी जिन विद्यार्थियों ने पढ़ी है और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो स्वयं इस बात को जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत रचना है जायसी की। जायसी की 3 रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावच और आखिरी कलाम, है ना। आखिरी कलाम में मृत्यु का वर्णन है ना, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ये अभी के 13 नवंबर 2020 वाले नेट की परीक्षा में पूछा गया। कुतुबन की कौन सी है? मृगावती। उस्मान की है चित्रावली। मंजन की है मधुमालती, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, सबकी ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। कुतुबन का है कि मृग आते हुए वन में क्या करता है? कौतुक करता रहता है ना, मृग तो कौतुक करता है। तो वन में कौतुक कौन करता है? मृग। आता हुआ मृग करता है ना, मृगावती हो गया। उस्मान की उसके समान कोई चित्र नहीं बना सकता, तो उस्मान की चित्रावली। मंजन मधु और मालती मंजन करती है। छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। जहां ऑप्शंस से अन्य प्रश्न निकलने की संभावना है वो ऑप्शंस में पढ़ूंगी, जहां जरूरत नहीं है मैं वहां नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। कौन से कवि अष्टचाप का नहीं है? तो सुंदरदास नहीं है, ठीक है। सुंदरदास निर्गुण धारा के कवि हैं। और ये जो बाकी के हैं 3 कवि दिए हैं, ये सगुण धारा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये है परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास, है ना। तो ये अष्टचाप की 1865 में बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना की थी, जिसमें 4 शिष्य बल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के थे, ठीक है। सबसे वयोवृद्ध थे उसमें कुंभन दास। कुंभन दास की प्रसिद्ध पंक्ति जो परीक्षाओं में पूछी जाती है वह है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पन्हैया टूटे, बिसरह गयो हरि नाम। यह पंक्ति कुंभन दास की पूछी जाती है। अकबर ने जब कुंभन दास को सीकरी आमंत्रित किया था तब उन्होंने ये पंक्तियां कही थी। आगे बढ़ते हैं। सूरसागर किसकी रचना है? तो यह सूरदास की रचना है। और सूरसागर के अंतर्गत ही जो आपका उद्धव गोपी वाला जो प्रसंग है ना, भ्रमर गीत, वो सूरसागर के अंतर्गत ही एक खंड है, ठीक है। भ्रमर गीत का जो प्रसंग है वो सूरसागर के अंतर्गत ही है। आगे देखते हैं। हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से हैं? तो स्वामी हरिदास ने हरिदासी या सखी संप्रदाय का निर्माण किया।
हालांकि निम्बार्क मत को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। नाम में ही हरिदासी है तो हरिदास संप्रदाय लगा लीजिएगा। रीतिकाल की समय सीमा को कितने से कितने के मध्य माना जाता है? तो 1550 से लेके 1700 ईस्वी तक का जो समय है उसे रीतिकाल के अंतर्गत माना जाता है। जहांगीर जसचंद्र का निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह केशवदास की रचना है ना। विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, ये सब केशवदास की रचनाएं हैं। देव कवि का आपने अभी चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, फिर इस पे चर्चा करेंगे। रीति मुक्त धारा के कवि कौन से हैं? कवि निम्नलिखित में से कौन सा रीति मुक्त धारा का कवि है? तो इसका सही उत्तर होगा आलम। अभी शुक्ल की बुक में हाल ही में हम इसको पढ़कर आए हैं। बिहारी रीति सिद्ध है। देव और मतिराम आचार्य कवि हुए हैं, तो ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध हैं, यह भी पूछा जाता है। आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद ये रीति मुक्त कवि हैं। अभी कुछ ही नोट्स आपको चैनल पे मिलेंगे और मुझे लगता है कि वो एक पन्ने का जो नोट्स है, जहां मैंने आपको ये प्रथम किसने क्या नामकरण वाला जो नोट्स है 5-10 मिनट का, उसमें से ये बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो वो देख लीजिएगा आप। अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो बोधा, ठाकुर, पद्माकर, हिम्मत गिरी, बहादुर, अनूप सिंह के, अनूप है ना, अनूप नाम था उनके थे सभापति। और बोधा और जो ठाकुर है, ठाकुर का भी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, अभी आधुनिक काल को स्टार्ट किया और रीतिकाल के अंतिम कवियों में हमने ठाकुर को पढ़ा है। अब जो गंग कवि है यह अकबर के दरबारी थे, ठीक है। और उसमें अभी आपको पढ़कर भी सुनाया था, जहां आधुनिक काल का वीडियो मैंने प्रारंभ किया था 31वें नंबर का, वहां आपको इनका गद्य की रचना मैंने पढ़ के सुनाई थी, जहां अकबर का नाम आया था। अकबर पातशाही ने उनको 1 किलो सोना दिया जो 1.5 शेर हो गया। इस तरीके से इनका गद्य का भी कुछ रूप मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है, आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप अपने आप निकाल लेंगे कि गंग कवि ने तो अकबर का वर्णन किया है, इनकी पंक्तियां हमने पढ़ी थी। जरूरी नहीं होता कि सारे प्रश्नों को हम ऑब्जेक्टिव टाइप से करें या वो हमें पढ़ने ही पढ़ने, नहीं। प्रमाणिक बुकों को, ओरिजिनल जो बुक होती है ना, जिन्हें ऑथेंटिक बुक आप कहते हैं, उनको पढ़ने से जो समझ विकसित होती है ना, फिर आपको छोटी मोटी चीजें तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने विवेक से भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दशम ग्रंथ, है ना। बदनाष्टक तो इसमें से रहीम की रचना है, प्रेम बाटिका रसखान की रचना है। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को दशम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक और प्रमुख रचना है चंडी चरित्र, जो बार बार पूछी जाती है। दोनों को आप लिख लीजिएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार सभी जानते हैं, कौन है? केशवदास जी हैं, जिसको कि छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, और फुटकल कवित्वों का संग्रह भी, जिसको विभिन्न विद्वानों ने कहा है। अब ये जो है पंक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल, अली कली ही सौ बंधो आगे कौन हवाल। बिहारी जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सवाई जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, जयपुर के जो थे, कछवाहा वंश के, आमेर जिनकी वो राजधानी सी रहा है लगभग, तो वो जयसिंह के ये दरबारी थे। उन्होंने जब जयसिंह राजा की नई नई पत्नी आई तो वो उसके रूप में आकृष्ट होकर ध्यान नहीं दे रहे थे राजकाज के कार्यों पर, तब बिहारी ने उन्हें ये पंक्ति लिखकर भेजी। और इसके बाद जयसिंह इतने प्रभावित हो गए बिहारी से कि इनको प्रत्येक दोहा पर एक अशर्फी देते हैं, ऐसी मान्यता देने लगे वो, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो ये पंक्ति भी शुक्ल की बुक में भी मिल जाएगी आपको। और हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में जितने भी प्रश्न आए सब लगभग उसी से हैं। तो फिर मैं आपसे यही कहूंगी कि आप बजाय कोचिंग वगैरह के चक्कर में पढ़ने से, अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश आपके पहुंच नहीं है, आप बुक्स नहीं खरीद पा रहे, कोचिंग नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, तो यदि आपके पास फोन है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में से वीडियो नंबर 1 से देखना प्रारंभ कीजिए, और वो जो 30-35 वीडियो वो देख लीजिए। यदि आपने टीजीटी पीजीटी का पेपर निकट है और तैयारी नहीं कर पाए तो 2 दिन में उस बुक को कर जाइए। मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कोई प्रश्न आता है टीजीटी लेवल पे, तो विशेषता है ना। पीजीटी के लिए भी मैं ऐसा कह सकती हूँ, विश्वास है ऐसा मुझे। बाकी ये जो पेपर हैं, ये जो सीरीज में चलाने जा रही हूँ अब इन पेपर्स की, इसके माध्यम से आप स्वयं भी इस तथ्य से अवगत हो जाएंगे आगामी समय में। 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नया लागत ज्यो ज्यो निहारी, ये पंक्तियां
किस कवि द्वारा रचित है। घनानंद की पंक्ति है, लेकिन गजब की बात यह है कि आपको इस शुक्ल की बुक में ये पंक्तियां नहीं दी गई है ना। शुक्ल का घनानंद वाला पार्ट हमने पढ़ा है, वहां ये वाली पंक्ति आपको नहीं मिलेगी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो पुस्तक है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसमें आपको ये पंक्तियां अवश्य ही मिल जाएंगी। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो श्री संप्रदाय की स्थापना की थी रामानुजाचार्य ने। इनका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद, तो उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी और भक्ति के ये आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। कबीर का वाणी संग्रह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बीजक, है ना। अंगबधू तो दादू दयाल का है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? 4 विभाग है ना, वो तकीकत, हकीकत, मारिफत और सुखी, इस तरीके से 4 विभाग हैं सूफी साधना के अनुसार। खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता था? भारतेंदु जी करते थे रसा उपनाम से। ध्यान देने वाला प्रश्न है, पूछा जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि प्रश्नों का स्तर पीजीटी में अच्छा होता है। लल्लू लाल द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रेम सागर, जो है ये तो कल के ही शुक्ल की कल की ही पुस्तक में हमने पढ़ा है ना। और आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो समाचार पत्र वाला टॉपिक होगा, तो उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। प्रेम सागर ट्रिक बताई थी कि जो प्रेम के सागर में डूब जाता है वो तो वैसे भी लल्लू हो जाता है, ठीक है। सदा सुखलाल ने सुख सागर की स्थापना की थी। नासिक के तो पाख्यान की किसने की है? सदल मिश्र ने। और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां ने। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है ना। भारतेंदु काल का प्रारंभ भी नहीं हुआ है और रीतिकाल अंत भी हो गया, उसके बीच से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। ये सब मैं आपको आज की शुक्ल की कक्षा में करवाऊंगी। और हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? भाग्यवती, श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती। आधा गांव किसका है? राही मासूम रजा का है। भूले विसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। और भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है, जो प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस कृति में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग मिलता है? तो प्रेम सरोवर नामक कृति में बंगाल के सॉरी इसको दोबारा से देखते हैं ना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन सा लग रहा है। प्रातः समीरन, हाँ, प्रातः समीरन में प्यार छंद का प्रयोग किया गया। बाकी इसको चेक करेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दूंगी, पिन कर दूंगी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। हरियोध सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध तो उनका उपनाम है, के द्वारा रचित यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। साकेत के हैं मैथिली शरण गुप्त, कामायनी के हैं जयशंकर प्रसाद, महाभारत के हैं व्यास। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो आप सभी जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। शांत रस निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का प्रधान रस है? रामचरितमानस का है। महाभारत में तो शांति है ही नहीं, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ऐसा कुछ है नहीं, तो रामचरितमानस का है। आर्य समाज की स्थापना किस सन में की गई थी? तो यह 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। यह भी शुक्ल की बुक में प्रसंग आएगा, आज वाली जो कक्षा होगी। समझदार की मौत है किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का है ना। ये इस तरीके के ही लिखते थे, मुहावरे लोकोक्तियों द्वारा कि जैसे इनके नाम होते थे भौं, नाक, आंख, है ना, इस तरीके के भी इनके क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मतलब कभी कभी तो शब्द ही नहीं आता। जो टॉपिक होता है ना, अरे यार उसको टाइटल, हाँ, उसका जो टाइटल होता है वो ऐसा ही रखते थे। काशी नागरणी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी, है ना। और इसी की भूमिका के लिए इन्होंने शुक्ल ने अपना ये महान ग्रंथ लिखा था। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब संभाला था? तो ये इन्होंने संभाला था 1903 में। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। देखिए, सरस्वती पत्रिका की स्थापना 1900 में हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास और अन्य लोग भी उसके संपादक मंडल में थे, लेकिन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका कार्यभार संभाला। और इसके बाद जो इन्होंने खड़ी बोली को परिष्कृत करने का कार्य किया, और इन्हीं के महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर ही द्विवेदी युग का नामकरण द्विवेदी युग होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं है। उसने कहा था कहानी किसकी है? तो ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इन्होंने 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। और
चैनल पे उपलब्ध है। कहानियों वाला आप प्लेलिस्ट चला लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी सी कहानी है, इसे एंजॉय करिए, पढ़िए। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो मुकुटधर पांडे ने शारदा पत्रिका में एक लेख लिखा था, उसमें उस काल की रचनाओं के लिए छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 36वें नंबर का त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं के संग्रह है? तो ये मैंने आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी पढ़ाई थी चैनल पर राही, जो नेट के सिलेबस में है। और तो उसको कहानी को पढ़ाने से पहले एक सामान्य परिचय मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि इनके त्रिधारा और मुकुल 2 कविता संग्रह बार बार पूछे जाते हैं। प्रेम पथिक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रेम पथिक। और खाली पथिक आ जाती तो ये नरेश मेहता की रचना हो जाती, लेकिन प्रेम पथिक जो आएगी तो जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। महादेवी वर्मा की रचना का चयन कीजिए। यामा, ठीक है। गुंजन, यह शायद सुमित्रा नंदन पंत की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। उत्तरावी सुमित्रा नंदन पंत की ही है। और यामा इसमें महादेवी जी की है। सही क्रम पूछा है पीजीटी में, यूपी पीजीटी में सही क्रम पूछा है। सर्वप्रथम मधुशाला, फिर मधुबाला और फिर मधु कलश। और नेट में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है? तो सेवा सदन। यह 1916 में गोरखपुर प्रेस से प्रकाशित हुआ था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 1914 में से लिख लिया गया था, लेकिन प्रकाशित ये 1916 में ही हुआ था। प्रेमचंद का पहला उपन्यास इसे माना जाता है। और इसका उर्दू नाम कौन सा था? बाजारे हुस्न। इंद्रजाल किसका कहानी संग्रह है? तो इंद्रजाल जो है यह जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। अशोक के फूल किसका प्रतिनिधि निबंध है? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रतिनिधि निबंध है। प्लेलिस्ट बनी हुई है निबंधों की, वहां आपको यह अशोक के फूल निबंध मिल ही जाएगा, पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग निबंध है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन 1936 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। प्रथम तार सप्तक में निम्नलिखित में से कौन से कवि नहीं थे? तो शमशेर बहादुर सिंह नहीं थे। लहरों के राजहंस की क्या है? तो मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस, बहुत ही अच्छा नाटक है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है जिसके रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाम में आत्मकथा लिखा हुआ तो ये ना समझिएगा कि ये आत्मकथा है, बल्कि ये उपन्यास है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कलम का सिपाही किससे संबंधित है? तो अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी मानी है? ये मानी है 49, ठीक है, चेक कर सकते हैं। ये किसके अनुसार स्थायी भावों की संख्या 9 है? तो स्थायी भावों की संख्या 9 भरत मुनि ने मानी है। बाकी इसको मैं श्रव्य काव्य के भेद बताइए। श्रव्य काव्य के इनमें से कोई भेद नहीं होता, बल्कि काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य और श्रव्य। वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है? कुंतक का है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 अभिधा, है ना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसमें देव की उक्ति भी प्रसिद्ध है ना। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? तो आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद बताए हैं। संसार की समस्त भाषाओं का विभाजन कितने परिवारों में किया है? तो 12 परिभाषा परिवारों के अंतर्गत बांटा जाता है। कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? तो ल पार्श्विक व्यंजन है। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए जाते हैं? 3 भेद किए जाते हैं, अग्र, पश्च और मध्य। उच्चारण उपयोगी अवयवों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। ये चेक करना है मेरे को थोड़ा सा, ये अभी आपको ये मैंने चैनल पे करवाया नहीं है, तो उसको चेक करते रहेंगे। पूर्वी हिंदी की बोलियों में किसका स्थान प्रमुख है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों ही पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, लेकिन अवधी में सर्वाधिक साहित्य हमें प्राप्त है। भक्ति काल के महान जो हैं, जैसी हो चाहे तुलसीदास हो, अवधी भाषा में लिखा है, तो अवधी का अधिकांश महत्व है इसमें। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 7वीं से 8वीं शती के मध्य में। तिलक फॉन्ट में टाइपों की संख्या कितनी थी? 190। वैसे सही उत्तर 193 है, लेकिन यहाँ इसके आसपास 190 ही है, तो आप यही लिखाएंगे। मतलब गंगाधर तिलक ने एक अपना टाइपिंग का स्टाइल विकसित किया था, उसमें 193 फॉन्टों को, टाइपों की जो शब्द थे उनका चयन किया था। 1947 में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? आचार्य नरेंद्र देव।
किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है? धारा 343। सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान करिए, तो कवित्री सही शब्द है ऑप्शन डी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन बी ज्योत्सना, है ना, आधा त और आधा स। पुस्तक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नपुंसक लिंग काव्य। संस्कृत वाले हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। भाषा विज्ञान के कितने अंग हैं? 4 हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है? इलाहाबाद। ठीक है। और ने विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ता ने, है ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण में पे पर संबोधन हे ओ। अरे तो कर्ता ने। प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं 2। पवित्र शब्द का निम्नलिखित में से सही विच्छेद है पौधन इत्र। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत्धन ज्वल। पहला। त्रिभुवन में समास है द्विगु, संख्यावाची है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है रतिनाथ। रति के जो पति हैं उन्हीं को तो कामदेव कहते हैं। संचारणी दीप शिखेव रात्रो, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? वैसे इसका सही उत्तर माघ होना चाहिए, शिशुपाल बध से है, लेकिन फिर भी मैं इसे चेक करके बताऊंगी। संस्कृत से थोड़ा सा नाता छूट गया है, दिन हो गए पढ़े हुए, तो मुझे ये पंक्ति याद नहीं आ रही है। इस पुस्तक में उत्तर इसका माघ भी दिया हुआ है और कालिदास पे भी है इसमें, तो कालिदास दिया हुआ। वैसे ये माघ की है, फिर भी मैं आपको चेक करके बताऊंगी। आप लोगों को इसका सही उत्तर पता हो 75वें नंबर प्रश्न का, तो आप बता सकते हैं। मृच्छकटिक किसकी रचना है? शूद्र की है। उत्तर रामचरित के किस अंक को छापांक कहा जाता है? तो प्रथम अंक को छापांक कहा जाता है। इको यर्ची सूत्र से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। पित्राज्ञा। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। ये सब आपके संस्कृत के पूछे हुए हैं, बाकी व्याकरण तो हिंदी संस्कृत की एक ही है। यूपी में संस्कृत से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसीलिए संस्कृत अनिवार्य भी है टीजीटी पीजीटी के लिए फॉर्म भरने के लिए। बाकी जो विद्यार्थी यूपी से नहीं किसी अदर स्टेट से भर रहे हैं तो वो इन प्रश्नों को न देखें, केवल ग्रामर वाले प्रश्न आप देख लें। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति हो गई। गुरु शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा गुरुणा। भू शब्द लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। बोल के देख लीजिए आप। भविष्यति भविष्यत भविष्यंती, है ना, पठती से लगा लीजिए, सीधा याद होता। पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत पठामी, तो ये हो गया आपका लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, है ना। पठती पठत लट लकार में चलता है, लिट में ये शे लग जाता है बीच में, है ना। जो ईश्वर में विश्वास, बाकी रूप वैसे ही चलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। अपने समान ही संगत रखना, जस दूल्हा तस बनी बराता। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। उपयुक्त चयन कीजिए, किसी का भी विश्वास पात्र ना होना। बहुत जल्दी जल्दी मैंने आपको ये प्रश्न करवाए हैं, कारण स्पष्ट है क्योंकि जब व्याख्या सहित मैं आपको पुस्तक पढ़ा रही हूँ तो बार बार ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजों की मैं आपको विस्तृत व्याख्या करूँ। पुस्तक पढ़ाते समय पर्याप्त समय मैं आपको देती हूँ। ये केवल मूल्यांकन पत्र है। आप ये सोचकर कि हमें नेट देनी है तो पीजीटी हमारे लिए किस काम का है, या टीजीटी की देंगे तो पीजीटी के सॉल्व नहीं करें, ऐसा नहीं करें। सभी प्रश्न सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। पता नहीं कौन सा प्रश्न वो हमसे पूछ ले जिसे सरल समझ के हम नहीं कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी असफलता का कारण बन जाए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में शुक्ल की पुस्तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।